नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें, लेकिन सबसे पहले बात हैदराबाद की। मुल्क भर में आज संक्रांति और भोगी का त्यौहार जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। संक्रांति के मौके पर हैदराबाद के आसमान में रंग बिरंगी पतंगों का राज होता है। लोग बिला लिहाज मजहब व ज़ात पतंगबाजी के मज़े लूटते हैं। हैदराबाद में खासकर इसका बहुत से महलों में एहतमाम किया जाता है, लेकिन कोरोना वबा की वजह से इस बार पहले जैसा माहौल दिखाई नहीं दे रहा है। इससे पतंगबाजी से जुड़ी पूरी सनत परेशान है। पिछली बार की तरह ना ही पतंगों की बिक्री हुई है और ना ही कोई धागा और मांझा खरीद रहा है। देखिए INN चैनल की खास रिपोर्ट। विकास सिंह है और हमारे पिताजी का नाम मदन सिंह है, दादाजी का नाम शीतल सिंह है, उनके पिताजी का नाम सोनू सिंह उस्ताद है। 4 पीढ़ियों से हम लोग पतंग बनाते हैं और तेलंगाना बम्बू तेलंगाना काड़ी का पतंग बनाते हैं। बेस्ट क्वालिटी पतंग रहते हैं, फर्स्ट से लेके लास्ट तक सेम क्वालिटी रहती है। मेरा नाम गोपाल सिंह है। मैं जो है तो 7 क्लास जब पढ़ता था वो छोड़ दिया जब से पतंग बनाता। एक पतंग बनाने के लिए कम से कम 10 लोगों का हाथ लगता। इसके लिए बम्बू का काम करने वाले, पेपर को रंगने वाले और पतंग बनाने वाले, तागा लगाने वाले 8 से 10 लोगों का हाथ लगता पतंग बनने के लिए। अपन जो पतंग बनाते हैं उसमें जो तो 5 से 6 वेराइटीज रहता, साइज जिसको बोलते हैं। उसके बाद अपन जो ऑर्डर देते हैं उसके ऊपर बड़ी पतंग भी बनती है। 10 फीट तक पतंग बनाते हैं अपन, 1.5 फीट 1 फीट से लेके 10 फीट तक पतंग बनाते हैं अपन। मैं बनाता हूँ और ये बिजनेस करते हुए मेरे को 30 साल हो गए और अपने पास करीब करीब 15 से 20 लोग हैं। इसके अंदर असेंबल करने के वास्ते साथ देते। एक आदमी से पतंग नहीं बनता। ये मटेरियल पेपर है, ये बॉम्बे से आता है पेपर, वाइट पेपर, और हैदराबाद में ही कलर होता, अपना लोकल हैदराबाद में कलर होता, पेपर को डाई होता। पेपर का जो डिज़ाइन बैठता, बद्दा जो साफ करते, उसके बाद जो मार्केटिंग प्राइस रहता वो भी तय होता। उसके बाद जो मार्केट जो डिज़ाइन पूछती पतंग का, क्वालिटी पूछती, वो उसके ऊपर भी ध्यान रखते और रखने के बाद असेंबल करते हो। काड़ी तो एक बम्बू से पीसेस निकालते हैं, उसको साइज के बम्बू से पीसेस निकालने के बाद उसको हाथ से ही कारीगर साफ करते हैं, उसको शेप देते हैं हाथ से। नहीं, इस बिल्कुल मेजरमेंट के साथ काम होता है। ऐसा गेस का काम नहीं था, पूरा मेजरमेंट के साथ पेपर कटिंग से लेकर स्टिक कटिंग बनाना पूरा मेजरमेंट का काम है। इसके अंदर करीब करीब 20 डिज़ाइन आते, बहुत सारे नाम रहते, अपन याद नहीं कर सकते उसको। अभी एक जैसे कि वो रखा दुल्हनदार पतंग है, वो दुल्हनदार है, और गारियल रहता, जीबिया रहता, 2 लंगोट रहता, खाली चांतारा बोल के रहता, मुच्छीदार लंगोट बोलते, दूल्हादार पतंग बोलते, लहंगा चांतारा बोलते, गिलेरा डोपान बोलते, गिलेरा गारियल आता है इसके अंदर। ऐसा डिजाइन के नाम होते। अपने हैदराबाद में तो 6 का, 5 का, आधा पौंड, फुल पौंड, ये 4 रेगुलर साइज है। पहले जो पतंग की क्वांटिटी थी अपनी, वो बनाने में सहूलियत मिलती थी, माल सस्ता था। अभी पेपर वर्क महंगा हो गया और इसके ऊपर जो स्टिक बिठाते वो भी महंगी हो गई इस वक्त। उसमें क्या है, लॉकडाउन होने से बहुत सारा स्टिक आया नहीं, इधर बाहर से आता स्टिक, ये आया नहीं, उससे पतंग में बहुत इफेक्ट पड़ा। जहाँ अपन 1 लाख पतंग बना सकते हैं उसमें 20-30 हज़ार पतंग तैयार कर सकते हैं। 70,000 60,000 का पतंग बनाने का लॉस होगा। मेरा नाम सूर्या है। मैं वेजिटेबल मार्केट नालाकोंडा से आया हूँ, यहाँ पतंग खरीदने आया। इधर मेरे पापा पिछले आया था, पिछले बार आया था। इधर पतंग बहुत अच्छी रहता है, मांझा भी इधर अच्छा। नाम प्रणव साई है। मैं यहाँ कई पतंग खरीदने आया हूँ। अभी त्योहार आ रहा है, कल से पूरे पतंग उड़ाऊंगा। मैं 6वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। नालाकुंडा वेजिटेबल मार्केट से आ रहा हूँ और यहाँ मांझा खरीदूंगा। मैंने 2 डजन पतंग खरीदे हैं। यहाँ पतंग बहुत अच्छे होते हैं और कम दाम में फेस्टिवल जो है ना, जो हर एक रिलीजन वाला
ये मनाएंगे। जो मुसलमान है, जो हिंदू है, जो क्रिश्चियन है, जो सिख है, सब लोग ये फेस्टिवल को सब लोग को ये पसंद है। और ये पतंग उड़ाना, तो यहाँ ने हैदराबाद ने सारे अपना इंडिया के जो जो प्लेसेस में अच्छा बहुत बढ़िया फेस्टिवल है। तो हैदराबाद में और आंध्रा में भी बहुत बढ़िया फेस्टिवल है, मगर हैदराबाद के स्पेशल है तो पतंग उड़ाना। मेरा नाम राय कुमार है, हमारा मामला डिस्ट्रिक्ट है। हम हमारा बहन के बाद इधर आए तो क्या बोलते अब 15, 16, 17 या संक्रांति है ना, उसके बाद से पतंग लेना बोल के आया। मेरे बेटे वहाँ से एक लिए, फिर गांव में हमारा गली में बच्चे रहते। अब कैसे बोलते कोरोना टाइम में पूरा हर एक आदमी पैसे नहीं कि पूरा नाराज हो गया। वो बच्चे के बांटने के वास्ते पतंग भी लिए, बच्चे के वास्ते पूरा बच्चे के वास्ते 100 पतंग लिए। वो बच्चे को भी बांटना बोल के है। क्या बोलता अब वो वैक्सीन आ गया, कोरोना का वैक्सीन आ गया। अब 15 तारीख 20 से स्टार्ट होता कदे, फिर हर एक आदमी भी अब से घर में से बाहर आके अच्छा काम कर लेके हर एक आदमी अच्छा ये करना बोल के। पतंग के डिजाइन तो इतने डिजाइन है कि अब मैं बोल भी नहीं सकता। दुल्हन है, दो लंगोट है, डोपान है, चांद तारा है, मालेदार है, और क्या है लहंगा चांद तारा है, तिरंगा पतंग है। तिरंगे का भी डिमांड बहुत चल रहा है, पतंग का है हमारे पास है। पतंग में बहुत डिजाइन है, मैं बोल भी नहीं सकता। ज़राई कानूनों के खिलाफ किसान तहरीक का आज 49वां दिन है। मुजाहिरीन ने लोहड़ी पर आज ज़राई कानूनों की कॉपी जलाई। भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने कहा कि एहतजाज में कोई मुल्क मुखालिफ बातें कर रहा है तो हुकूमत उसे गिरफ्तार करे। ज़राई कानून कैसे ख़त्म हो, हुकूमत उस पर काम करे। हुकूमत ने 10 साल पुराने ट्रैक्टर पर बैन लगाया है तो हम उन्हें दिल्ली की सड़कों पर चलाकर दिखाएंगे। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज तीनों ज़राई कानूनों के अमल पर रोक लगा दी थी। साथ ही बातचीत से मुद्दा सुलझाने के लिए 4 एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई थी। लेकिन किसानों का कहना है कि कानून वापसी तक एहतजाज खत्म नहीं किया जाएगा। किसान कायदीन राकेश टिकैत और डॉक्टर दर्शनपाल सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी के चारों अरकान नए ज़राई कानूनों का खुलेआम सपोर्ट करते हैं। ये सरकारी लोग हैं, इसीलिए एहतजाज खत्म नहीं होगा, बल्कि 26 जनवरी को राजपथ पर ट्रैक्टर परेड की तैयारियां और तेज की जाएंगी। पीछे तारीख है तो तारीख पे तो भाई बिना मुकदमे की तारीख है, जा रहा किसान जाता रहेगा। ये जनता को भी बता दिया कि कोई हठधर्मिता किसान की तरफ से नहीं है, हठधर्मिता गवर्नमेंट की तरफ से है। ऐसे बिल अपने आप ही संशोधन कह रहे कि संशोधन नहीं कर देंगे। ऐसे बिल जिसको किसान पसंद नहीं कर रहा, 9 संशोधित मतलब जिसमें शुरुआत में कीड़े पड़ गए हों, उस बिल को वापसी कर लो, बढ़िया बिल बना लो, मजबूत बिल बना लो, सशक्त बिल बना लो, राष्ट्र हित का ध्यान में रखते हुए बना लो, बैठ कर बना लो। ये कानून रद्द करें, उसके बाद किसान हटेगा। फिर किसान नहीं, क्यों हम कहाँ है पक्षकार, हमारे तो कोई नोटिस वगैरह तो कुछ आया नहीं, ना कहीं वो है। सरकार कह रही है कोर्ट में चले जाओ, क्यों चले जाओ? बिल सरकार लाओगे और हम कोर्ट में चले जाएंगे, कोर्ट में जाते। ये क्यों करना चाह रही, क्यों करना चाह रही? क्या जब बिल क्यों ले आए ऐसे बिल जिसमें जो है किसान को गर्त में ताड़ने का बिल है, बर्बाद करने के बिल हैं, देश की जनता को खत्म करने वाले बिल हैं। 1 साल के अंदर अंदर देखो 150 रुपए किलो आटा बिकेगा। सर्वोच्च अदालत है, सम्मान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा थोड़ा ही है कि भाई वो करेंगे। किसान अगर आ गया तो मर के वापसी जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों बढ़ रहे हैं? उस समय कांग्रेस सरकार जो भारत सरकार थी वो 105 रुपया बैरल खरीद रही, ना खरीद रही बताओ? उस समय 71 रुपया पेट्रोल बिका देश में, और आज 13 रुपया बैरल तक इन्होंने खरीदा कच्चा तेल। आज क्या रेट बेच रहे हैं? इन्होंने अपनी गलती नजर नहीं आ रही लोगों को। भैया ना तो अभी सुनो, हार जीत तो हमारे ऊपर है, अभी हम हारे नहीं, हम तो जीत कर जाएंगे। जीत तो जब होएगी जब तीनों काले कानून वापसी हो जाएंगे, अभी कहाँ जीत होगी?
जीता जब है जब वो तीनों काले कानून वापसी हो जाएंगे, एमएसपी पे गारंटी कानून बनेगा। आप आंकड़े उठाकर देखो, देश में 15 साल में 10 साल पिछले में 45 लाख करोड़ की एमएसपी हमारी खा गए, किसान का अधिकार खा गए। एक किसान गरीब आदमी कोई अपने ट्रैक्टर पर लोन ले लेवे, कोई अपनी जमीन पर लोन ले लेवे, कोई 10,000 का 5,000 का बिजली का बिल हो जाए किसी का, उस पर मुकदमे लिखवा देते हैं लोग, उस किसान की बिजली काट देते हैं लोग, उस पर अत्याचार कर देते हैं लोग। और जो कंपनी उठाकर देख लो, 8,55,000 करोड़ का कर्जा इन मोटी मोटी कंपनियों पर, जिनके लिए बिल बढ़ाया इन्होंने, उनके लिए क्या करा? किसान की पीठ में खंजर भोंक दिया इन्होंने। अरे जो भारत पेट्रोलियम नीलामी कर रहे हैं, वेदांता कंपनी से बोली लगाने वाली सबसे ऊपर कंपनी है, जो 90,000 तुम्हें पता होगी, उस कंपनी पे 1,03,000 करोड़ का कर्जा भारत सरकार का है। मतलब हमारे कर्जा से हमारे देश की कंपनी खरीदना चाहती है। अरे अपना कर्जा वसूल दे। अगर उस कंपनी की औकात है कंपनी खरीदने की, तो हमारा कर्जा क्यों नहीं देती? क्यों बांट रही है भारत सरकार? इस देश का खजाना क्यों बांट रही है सरकार पूंजीपतियों को? अरे तुम्हें स्कीम लानी चाहिए। देश में हर साल वर्षा होती है, बाढ़ आती है इस देश में। अरे किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है, वहाँ जीवन रक्षा करना बड़ा मुश्किल होता है, अपने बच्चों का पालना बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए कोई कानून लेकर आए तुम लोग? इसी देश में दूसरी तरफ हर साल सूखा पड़ती है, एक तरफ बाढ़ आती है, दूसरी तरफ सूखा पड़ती है। बताओ ना, 6 साल में कितनी नहरें तुम लोगों ने बनवाई है इस देश में? कितनी व्यवस्था तुम लेकर आए हो जो बाढ़ का पानी हमारे किसानों के लिए जहाँ सूखा पड़ती है वहाँ काम आए? क्यों उसके ऊपर कानून नहीं बनाते? क्यों किसान को बार बार आत्महत्या करने में मजबूर करते हो? जिस किसान के घर 4 पुलिस वाले पहुंच जाए ना भैया, वो मान सम्मान पे ले जाता बात है। उसके बच्चों के सामने ऐसा डांटते, पता ना इसने देश बेच दिया हुआ है, पता नहीं कितना बड़ा देशद्रोही है, सिर्फ 1,000 10,000 के कर्जा में, और वो फांसी लगा लेता है। वो अकेला किसान फांसी नहीं लगाता। अगर उठाकर देख लो, इस देश में हर साल 10 से 15,000 लोग किसान गरीब बेचारे फांसी खाते हैं। वो अकेले फांसी नहीं खाते, उनका पूरा परिवार फांसी खाता है। उनके पालन पोषण के लिए कोई स्कीम लाई सरकार? ये किसानों की बात करते हैं, ये सिर्फ पूंजीपतियों के पिट्ठू बन के बैठे हैं, और इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ये देश जो गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं, ये बात आज फसलों की नहीं है। सरकार ये कानून वापस लेगी, निश्चित रूप से लेगी, लेकिन अपने आप संसद में वापस नहीं लेगी, रिपील नहीं करेगी। ये कानून सरकार, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके माध्यम से खत्म करवाएगी। क्योंकि मोदी जी की जो मूंछ है ना, मूंछ तो है भी निशान, मोदी जी की जो नाक है जो बहुत ऊंची है, जो अहंकार है उनका, वो अहंकार उनको झुकने नहीं दे रहा। तो वो जो उनके वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीएम फसल बीमा योजना के 5 साल पूरे होने पर चाशुम्बे को उसके सभी फायदा दहिंदगान को मुबारकबाद दी। किसानों को खुशहाल करने की सिमत में मोदी हुकूमत की इस योजना को 13 जनवरी 2016 को नाफिज किया गया था। इस स्कीम के तहत किसान के ताउन के अलावा इजाफी प्रीमियम का बोझ मरकजी और रियासती हुकूमतें यकसा तौर पर मदद के तौर पर उठाती हैं। शुमाल मशरकी रियासतों में 90% प्रीमियम की मदद मरकजी हुकूमत देती है। मोदी ने योजना के 5 साल पूरे होने पर बेनिफिशरीज को मुबारकबाद देते हुए ट्वीट किया कि मुल्क के अन्नदाताओं को कुदरती आफात से सिक्योरिटी मुहैया कराने वाली पीएम फसल बीमा योजना के आज 5 साल पूरे हो गए हैं। इस योजना के तहत नुकसान का कवरेज बढ़ने और जोखिम कम होने से करोड़ों किसानों को फायदा हुआ है। इसके सभी बेनिफिशरीज को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। वज़ीर आज़म ने एक दीगर ट्वीट में लिखा कि पीएम फसल बीमा योजना ने कैसे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा यकीनी बनाया है, दावों को पूरा करने में कैसे पूरी शफाफियत बरती गई है। पीएम फसल बीमा योजना से मुतालिक ऐसी सभी मालूमात नमो ऐप के योर वायर सेक्शन में रखी गई हैं, जानें और शेयर करें। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 5 दिन के बाद चाशुम्बे के रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया, जिसकी वजह से हैदराबाद में आज फी लीटर पेट्रोल की कीमत 26 पैसे के इजाफे के साथ 87 रुपये 85 पैसे हो गई है। वहीं डीजल की कीमत 28 पैसे के इजाफे के साथ फी लीटर 81 रुपये 45 पैसे हो गई है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के निजाम पर सुनाए गए अदालती फैसले के खिलाफ अर्जी पर समाअत मुलतवी कर दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने चाशुम्बे के रोज अर्जी में दस्तावेजी खामी होने के सबब मामले को 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया। जस्टिस राकेश श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने मामले को 2 हफ्तों के बाद लिस्ट करने का हुक्म सुनाया और अर्जी गुजारों के वकला से दस्तावेजी खामी दूर करने की हिदायत दी। अयोध्या की बाबरी मस्जिद को मुनहदिम करने के मामले में साबिक नायब वज़ीर आज़म लाल कृष्ण आडवाणी, यूपी के उस वक्त के वज़ीर आला कल्याण सिंह, बीजेपी के सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी,
उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी रितंबरा समेत 32 मुलजिमीन को सीबीआई की खुसूसी अदालत ने 30 सितंबर 2020 को फैसला सुनाते हुए बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल करके सीबीआई अदालत के फैसले को चैलेंज किया गया। अर्जी अयोध्या के रिहायशी 74 साला मोहम्मद अहमद और 81 साला सैयद अखलाक अहमद की तरफ से दायर की गई है। तकरीबन 28 वर्षों तक चलने वाली समाअत के बाद जस्टिस एसके यादव ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि बाबरी मस्जिद इंहदाम के वाक़े के मंसूबाबंद होने के सबूत नहीं मिले हैं और न ही सीबीआई की तरफ से आयद किए गए इल्जामात के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं, लिहाजा तमाम मुलजिमीन को बरी किया जाता है। हाई कोर्ट में दाखिल अर्जी में दोनों अर्जी गुजारों ने कहा था कि वो इस मुकदमे में मुलजिमान के खिलाफ गवाह थे और इंहदाम के बाद मुतासिर भी हुए थे। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर 2020 के फैसले के खिलाफ सीबीआई ने आज तक कोई अपील दाखिल नहीं की, लिहाजा अर्जी गुजारों को आगे आना पड़ रहा है क्योंकि अदालती फैसले में तमाम तरह की खामियां मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत हो गई है। आनंद फानन में 4 शुबे को वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने ओहदेदारों का एक इजलास बुलाया। मुरैना के कलेक्टर अनुराग वर्मा और एसपी अनुराग सुजातिया को हटाने का हुक्म दिया। एसडीओपी को सस्पेंड किया गया। 5 साल पहले मुरैना के जिस विसंगपुरा मानपुर में शराबबंदी का फैसला लिया गया था, उसी गांव में जहरीली शराब पीने से 3 दिन में 20 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 8 लोग मानपुरा गांव में हैं, जिनमें शराब स्मगलर का भाई भी शामिल है। सुमावली के पहावली गांव के 4 लोगों की मौत हुई है, इनमें 2 सगे भाई हैं। इस मामले में इंचार्ज आबकारी ओहदेदार जावेद खान और बागशीनी पुलिस स्टेशन के एसएचओ अविनाश राठौर समेत 2 बीट ऑफिशियल्स को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस ने अब तक 10 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। गंभीर घटना थी। कल 5 लोग उसमें मुख्यमंत्री जी ने सस्पेंड किए थे। आज भी उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह की घटना बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तत्काल एसपी कलेक्टर को हटाया है, एसडीओपी को भी सस्पेंड कर दिया है। रायरू डिस्टिलरी को जांच के दायरे में लाए। डिस्टिलरियों के अंदर जो पदस्थ रहते हैं ओआईसी, पूरे प्रदेश के डिस्टिलरी के ओआईसीओं की चक्री घूमेगी। यहाँ पर जो आगे से कोई इस तरह की पुनरावृत्ति न हो घटना की, इसके लिए भी बहुत सख्ती से आए। और अगर इस तरह की कहीं भी कोई घटना होगी तो वहाँ के कलेक्टर, वहाँ के एसपी, वहाँ के आबकारी अधिकारी, ये तीनों जिम्मेदार माने जाएंगे। ये अभी से एकदम तय कर दिया है। किसी कीमत पे इस तरह का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी इस तरह के काम करेंगे और वो बख्शे नहीं जाएंगे। सख्ती से तब भी निपटे थे, अब भी निपट रहे हैं, आगे भी निपटेंगे। घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसकी चिंता ज्यादा करें। कलेक्टर और एसपी की जिम्मेदारी और आबकारी अधिकारी तीनों की जिम्मेदारी तय कर दी है। और डिस्टिलरी, वो घटना और इस घटना में अंतर है। यहाँ ओपी से बनाना प्रथम दृष्टया आ रहा है, वहाँ भट्टी से बनाना आता है। शराब बनाना मैन्युफैक्चर है, या ओपी का है, इसलिए इसको प्रकार अलग है। इंडियन एयरफोर्स ने 4 शुबे के रोज श्रीनगर और कारगिल में फंसे 75 मुसाफिरों को अपने अपने घर पहुंचाया। AN-32 कारगिल कुरियर सर्विसेज के कोऑर्डिनेटर आमिर अली ने तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि IAF के एक तैयारे ने 4 शुबे के रोज कुल 75 मुसाफिरों को अपने अपने घर पहुंचाया। उन्होंने कहा कि तैयारे ने 21 मुसाफिरों को कारगिल से श्रीनगर, जबकि 27 मुसाफिर, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे, उन्हें श्रीनगर से कारगिल लाया और 27 मुसाफिरों को कारगिल से जम्मू पहुंचाया। उनका मजीद कहना था कि मौसम साजगार रहने की सूरत में 14 जनवरी को इस तैयारे के जरिए मुसाफिरों को कारगिल से श्रीनगर लाया जाएगा। काबिल जिक्र है कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी को वादी कश्मीर के साथ जोड़ने वाली 434 किलोमीटर तवील श्रीनगर लेह शाहराह को फिसलन और बर्फ जमा होने के पेश नज़र साल रवां की 1 जनवरी से मौसम सरमा के लिए बंद कर दिया गया है। साल गुज़िश्ता पहली बार इस शाहराह को माह दिसंबर के आखिर तक ट्रैफिक की आमद और रफ्त के लिए खुला रखा गया था। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि रियासत में खवातीन की सलामती के नाम पर वादे तो खूब किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर कुछ नहीं हो रहा है और रियासत में खवातीन बहुत गैर महफूज हैं। प्रियंका गांधी ने 4 शुबे को फेसबुक पर जारी पोस्ट में कहा कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला जी के आबाई इलाके से आने वाली खबर पढ़कर आपको अंदाजा होगा कि जिस
सिस्टम ने अभी कुछ दिन कबल ही खवातीन की सलामती के सिलसिले में चलाए गए मिशन शक्ति के नाम पर झूठी तशहीर में करोड़ों रुपए लुटा दिए। वो सिस्टम जमीनी सतह पर खवातीन की सलामती के सिलसिले में बेहिसी अख्तियार किए हुए है। उन्होंने कहा कि इस खबर के मुतालिक गोरखपुर में गुज़िश्ता दिनों 12 से ज्यादा लड़कियों की मौत के मामले सामने आए हैं। इन जराइम में सजा दिलाना तो दूर की बात है, कुछ मामलों में पुलिस ने मरने वाली लड़कियों की शनाख्त तक नहीं कर पाई। प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में खवातीन के खिलाफ हर दिन औसतन 165 मुजरिमाना मामले सामने आते हैं। गुज़िश्ता दिनों ऐसे सैकड़ों मामले सामने आए हैं जिनमें या तो इंतजामिया ने मुतासरा फरीक की बात नहीं सुनी या फरियाद करने वाली खातून से ही बदतमीजी की। गोवा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी GMCH में इलाज करा रहे मरकजी वजीर श्रीपद नायक की सेहत का जायजा लेने पहुंची एम्स की टीम ने चाशुम्बे को उन्हें वेंटिलेटर से हटाने की सलाह दी। मंगल देर रात ओहदेदारों ने बताया कि मरकजी वजीर के ब्लड प्रेशर, सांस व दीगर पैरामीटर्स ठीक हैं। एम्स की टीम मंगल की शाम को गोवा पहुंची और GMCH में भर्ती मरकजी वजीर के इलाज का मुआयना किया। इसके बाद उन्होंने 78 बरस के श्रीपद नायक के इलाज कर रहे डॉक्टरों से बातचीत की। GMCH के डीन डॉक्टर शिवानंद भांडेकर ने बताया कि जब नायक को अस्पताल लाया गया था तब उनकी हालत तशवीशनाक थी, लेकिन इलाज के बाद उनमें सुधार हुआ। उन्होंने बताया कि श्रीपद नायक की 4 सर्जरीज की गई हैं। उनके मुताबिक अभी 10 से 15 दिन और नायक को अस्पताल में ही रहना होगा और उसके बाद उन्हें पूरी तरह से सेहतयाब होने में 3 से 4 महीने का वक्त लग सकता है। रियासत के वज़ीर आला प्रमोद सावंत भी GMCH में पहुंची एम्स की टीम के साथ मौजूद थे। आपको बता दें कि पीर के रोज कर्नाटक में अंकोला के करीब उत्तर कन्नड़ा जिले में मरकजी वजीर की कार सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसमें उनकी बीवी और पर्सनल असिस्टेंट की मौत हो गई और वो खुद संगीन तौर पर जख्मी हो गए थे। वो कर्नाटक से अपने घर गोवा वापस लौट रहे थे। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा आज 9 करोड़ 21 लाख के पार हो गया। 6 करोड़ 59 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 19 लाख 73 हजार से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। इसी बीच अमेरिका में वैक्सीनेशन ड्राइव के बावजूद इन्फेक्शन ही नहीं बल्कि मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। मंगल को वहां करीब 4000 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका में अब तक कुल मिलाकर 3,89,000 लोगों की मौत हो चुकी है। मंगल को 2,22,000 के करीब नए मामले भी सामने आए। अमेरिका में अब तक करीब 9 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं नीदरलैंड्स हुकूमत ने साफ कर दिया है कि मुल्क में फिलहाल जो पाबंदियां लागू हैं उनमें किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि लोगों को पाबंदियों का सख्ती से अमल करना होगा। हेल्थ मिनिस्ट्री ने हाई अलर्ट जारी किया है और लॉकडाउन 3 हफ्ते बढ़ा दिया गया है। हिंदुस्तान में कोरोना वबा की हालत लगातार सुधर रही है। मरकजी वजारत सेहत के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक मुल्क में बीते 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 15,968 नए मामले सामने आए। इस दौरान मुल्क में 202 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। इसके साथ ही कोरोना के एक्टिव केसेस में भी लगातार गिरावट आ रही है। इसके अलावा कोरोना वायरस की रिकवरी रेट भी बढ़कर 96% से ज़्यादा हो गई है। वजारत सेहत के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के अब तक जुमला 1,04,95,147 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि अब तक 1,29,111 लोग ठीक हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस 2,14,507 तक पहुंच गए हैं। हिंदुस्तान में कोरोना से अब तक जुमला 1,51,529 लोगों की मौत हो चुकी है। मुल्क में कोरोना की जांच का आंकड़ा भी बढ़ा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक मंगल के रोज यानी 12 जनवरी तक 18 करोड़ 34,89,114 सैंपलों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 8,36,227 टेस्ट कल किए गए हैं। तेलंगाना में कोविड-19 के 331 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,90,640 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,571 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 3 अमवात हुई हैं। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 394 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,84,611 हो गई है। रियासत में एक्टिव केसेस की तादाद 4,458 है, जिनमें 2,461 मरीज घरों पर या फिर अस्पतालों में अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 38,192 कोविड-19 के मायने किए गए हैं, तहम 571 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहैसियत मजमूई 73,50,000 से ज्यादा नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है।
जीएचएमसी के हुदूद में 61 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामला रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। दिल्ली हुकूमत ने चाशुम्बे को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई के इम्तिहानात और दीगर प्रैक्टिकल के पेश नज़र 18 जनवरी से 10वीं और 12वीं क्लासेस के लिए प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, काउंसलिंग वगैरह के लिए स्कूल खोलने की इजाज़त देने का ऐलान किया। वज़ीर तालीम मनीष सिसोदिया ने आज ट्वीट करके इस मामले में इत्तला दी। सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में सीबीएसई बोर्ड के इम्तिहानात और प्रैक्टिकल के पेश नज़र 18 जनवरी से 10वीं और 12वीं क्लासों के लिए प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और काउंसलिंग वगैरह के लिए स्कूल खोलने की इजाज़त दी जा रही है। सिर्फ वालिदैन की रजामंदी से ही बच्चों को बुलाया जा सकेगा। बच्चों को आने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। हुकूमत ने इस सिलसिले में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी भी जारी किया, जिस पर तमाम स्कूलों को अमल करना होगा। आपको ये रिकॉर्ड रखना होगा कि कौन से बच्चे स्कूल आ रहे हैं, लेकिन ये हाजिरी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एसओपी के मुताबिक स्कूल के सहन में कोरोना से मुतासिर किसी भी बच्चे या मुलाजिम को आने की इजाज़त नहीं होगी। दरवाजे पर थर्मल स्क्रीनिंग लाजमी होगी। स्कूल के दाखिले, दरवाज़ों, क्लासरूम, लेबॉरेटरीज और अवामी सहूलियात वाली जगहों पर हाथों की सफाई का इंतजाम लाजमी होगा। कोरोना वबा से निपटने के लिए टीकों की तकसीम का काम तेजी के साथ जारी है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की जानिब से कोविशील्ड टीके मंगल को पुणे से हैदराबाद भेजे गए थे। ताहम ताज़ा तौर पर भारत बायोटेक का कोवैक्सीन का टीका रियासतों को तकसीम का काम शुरू किया गया है। चाशुम्बे की सुबह हैदराबाद से कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली को ये टीके बजरिए तैयारा भेजे गए और सुबह 9 बजे ये टीके दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली के बशमूल ये टीके मुल्क के 11 शहरों को भेजे गए, जिनमें दिल्ली, पटना, लखनऊ, चेन्नई, जयपुर, बेंगलुरु, विजयवाड़ा, गुवाहाटी, पुणे, कुरुक्षेत्र, भुवनेश्वर को ये टीके भेजे गए। इनमें 38,50,000 डोज को मरकज़ ने खरीदा है, जबकि तकरीबन 16,50,000 डोज भारत बायोटेक ने हुकूमत को मुफ्त फराहम किया है। एयर इंडिया के तैयारे AI559 के जरिए चाशुम्बे की सुबह 6:40 पर हैदराबाद से टीके कौमी दारुल हुकूमत भेजे गए, जो तकरीबन 9 बजे दिन दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट से इन टीकों को राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मुल्क भर में 16 जनवरी से टीका अंदाजी की मुहिम बड़े पैमाने पर चलाई जाएगी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त दी गई है। 54,72,000 डोज वैक्सीन रियासतों को भेजी गई है। मरकजी हुकूमत ने पहले ही ऐलान किया है कि इस टीके के मसारिफ रियासतें नहीं बल्कि मरकजी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। ओहदेदारों का कहना है कि 16 जनवरी को शुरू होने वाले टीका अंदाजी के प्रोग्राम को 1 हफ्ते के अंदर ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। कोरोना का पहला टीका लेने के 28 दिन बाद दूसरा टीका दिया जाएगा। इस तरह 16 फरवरी से दूसरा खुराक दिया जाएगा। मार्च के तीसरे हफ्ते तक महकमे सेहत और फ्रंटलाइन वर्कर्स को 2 मरहलों में 2-2 खुराक दी जाएंगी। मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन के बीच मरकजी हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया है। इस महीने से शुरू होने वाले पल्स पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया गया है। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि गैर मामूली सरगर्मियों की वजह से 17 जनवरी से शुरू होने वाले नेशनल इम्यूनाइजेशन डे को अगले नोटिस तक मुलतवी करने का फैसला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक 16 जनवरी से मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस की संगीनी को देखते हुए ये फैसला लिया गया। हिंदुस्तान में हर साल लाखों की तादाद में बच्चों को पोलियो की दवा दी जाती है। कोरोना वैक्सीनेशन की वजह से इसे कुछ वक्त तक के लिए टाल दिया गया है। बता दें कि पिछले 25 साल में पहला मौका है जब पोलियो वैक्सीनेशन आगे बढ़ाया गया है। अब बात करते हैं क्रिकेट की। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टेस्ट सीरीज के दौरान 9 हिंदुस्तानी खिलाड़ी जख्मी हो चुके हैं। इनमें से मोहम्मद शमी और लोकेश राहुल समेत 6 खिलाड़ी सीरीज से बाहर हो गए हैं। ऐसे में हिंदुस्तानी टीम काफी मुश्किलों का सामना कर रही है। लगातार जख्मी होते खिलाड़ियों को लेकर ऑस्ट्रेलियाई कोच जस्टिन लैंगर ने पूरा इल्जाम इंडियन प्रीमियर लीग पर ही लगाया है। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे, T20 और टेस्ट की सीरीज खेलना था। ऐसे में सीरीज से ठीक पहले IPL कराने का फैसला बिल्कुल गलत रहा, जबकि हिंदुस्तानी टीम करीब 6 महीने लॉकडाउन में आराम करती रही हो। दरअसल मार्च 2020 में IPL होना था, जो कोरोना की वजह से 19 सितंबर से 10 नवंबर तक UAE में कराया गया। लीग करीब 53 दिन चली। इसके बाद इंडियन टीम सीधे ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर आ गई। यहां टीम ने 3-3 वनडे और T20 की सीरीज खेली। फिलहाल दोनों टीमें 4 टेस्ट की सीरीज खेल रही हैं, जो अभी 1-1 की बराबरी पर है। आखिरी टेस्ट 15 जनवरी को ब्रिस्बेन में खेला जाएगा।
ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर गई टीम इंडिया को 15 जनवरी से ब्रिस्बेन में चौथा और आखिरी टेस्ट खेलना है। इसके पहले प्लेइंग 11 को लेकर ही मुश्किलें खड़ी होती गई। ऑस्ट्रेलिया टूर पर अब तक 9 खिलाड़ी इंजर्ड हो चुके हैं। इनमें मोहम्मद शमी, उमेश यादव, लोकेश राहुल, हनुमा विहारी, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह और मयंक अग्रवाल शामिल हैं। इनमें से हनुमा विहारी, रविंद्र जडेजा, लोकेश राहुल, मोहम्मद शमी और उमेश यादव सीरीज से बाहर हो चुके हैं। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।